सबसे पहले आप इंडिया के पॉपुलेशन का ये ग्राफ देखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1950 में इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 34 से 35 करोड़ के बीच ही थी, लेकिन वहां से बढ़ते 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 आज यानी 2025 में ये 146 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है, यानी सिर्फ 75 सालों में 4 गुना से भी ज्यादा। और बात यहीं पर नहीं खत्म होती। यूएन के वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के मुताबिक 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर यानी 166.8 करोड़ से भी ज्यादा होने वाली है। और इसमें कोई गर्व की बात नहीं है कि हमारा देश दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है और आगे भी बना रहेगा। आबादी कितनी खुशहाल है ये मैटर करता है ना। इंडिया में आज भी 9 करोड़ से ज्यादा लोग स्लम्स में रहते हैं, जहाँ खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब हाउसिंग कंडीशंस और बहुत ही पुअर फैसिलिटीज मौजूद हैं। इंडिया में आज भी पूरी जनसंख्या में से 80% लोगों की कमाई 20,000 रुपए महीने से भी कम है। सोचिए 80% लोगों की कमाई, अगर उससे नीचे आते जाएंगे तो कितना कम होता जाएगा। इंडिया में आज भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी कितने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसकी वजह से। इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में सन 2000 से लेकर अभी तक 2.33 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट कवर काटे जा चुके हैं सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। यानी नेचर के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये यूं कह लो तो करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये गरीबी, बेरोजगारी, ये डिफॉरेस्टेशन, ये क्यों हो रहा है? इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या है। जितनी जनसंख्या आज है उसके लिए न हमारे पास पर्याप्त रहने के लिए जगह है, इसलिए लोगों को स्लम्स में रहना पड़ रहा है। न हमारे पास लोगों को देने के लिए हर साल 2 करोड़ रोजगार हैं, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। और न हमारी भारत माता के पास उतने लोगों को देने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेस हैं, क्योंकि अगर एक सीमा से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो प्रकृति को तबाह करके उनकी जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि हो भी रही हैं। तो अभी इसी समय में ज्यादा आबादी की वजह से इतनी परेशानियां हो रही हैं। और अब सोचिए तो 2050 तक जब आबादी और बढ़ेगी तब क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो में उस मंजर को करीब से देखते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बड़ा तो जरूर होगा इस बढ़ती आबादी के चलते। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में इंडिया में 129 मिलियन यानी लगभग 13 करोड़ ऐसे लोग थे जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते थे। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब पता है? वो लोग जिनका $2.15 यानी 181 रुपए से भी कम कमाते हैं, यानी महीने का 5,500। 13 करोड़ लोग। और ये तो चलो इंडिया के सबसे बॉटम 10% लोगों का इनकम था, तो ये तो ऑब्वियस है कि उनका इनकम तो कम होगा ही। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऊपर वालों का बहुत ज्यादा होगा? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा के अकॉर्डिंग 80% ऑफ द इनकम अर्नर्स इन इंडिया महीने का 20 से 21,000 के बीच जितना ही पैसे कमा पाते हैं। यानी अगर आप महीने का 20,000 रुपए से ज्यादा कमाते हो तो आप इंडिया के टॉप 20% लोगों में आते हो। तो इतना काफी होना चाहिए ये बताने के लिए कि इंडिया के लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर टॉप 10% लोगों को साइड में कर दिया जाए तो, और 10% भी मैंने ज्यादा बोल दिया, फिर भी ठीक है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और हर जगह अप्लाई होता है कि जहाँ जितनी ज्यादा गरीबी वहाँ उतने ज्यादा बच्चे। यानी जिस देश में, जिस राज्य में, जिस जिले में, जिस गांव में और जमीनी स्तर पर आया जाए तो जिस परिवार में जितनी ज्यादा गरीबी होती है वहाँ उतने ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए, ये डॉट्स अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स और वाई एक्सिस पे उन देशों की जीडीपी पर कैपिटा और फर्टिलिटी रेट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिन देशों की जीडीपी पर कैपिटा जितनी कम है वहाँ फर्टिलिटी रेट उतनी ज्यादा है, और इसके बिल्कुल अपोजिट जिन देशों की जीडीपी पर कैपिटा जितनी ज्यादा है वहाँ फर्टिलिटी रेट उतना कम है। यानी गरीब आदमी ज्यादा बच्चे पैदा करता है एज कम्पेयर टू अमीर और पढ़ा लिखा। और यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है कि जहाँ पर बच्चों के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहीं पर ही ज्यादा बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। नतीजा कुपोषित, अशिक्षित और कमजोर बच्चे। आज इंडिया में 43 लाख बच्चे माल नरिश्ड हैं और 14 लाख सीवियरली माल नरिश्ड, यानी उन्हें ठीक से खाने को नहीं मिलता। और ये डेटा तो 2011 के सेंसस का है, लेकिन ले लेते हैं क्योंकि 2021 का तो हुआ नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग 2011 में 8.4 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। अब वैसे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या ही कहना, लेकिन फिर भी इतने सारे बच्चों को कोई शिक्षा नहीं मिल रही थी। और लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख बच्चे जिनकी एज 5 साल से भी कम थी, उनकी मौत हो गई 2021 में सिर्फ पुअर हेल्थ फैसिलिटीज के चलते। अब बताइए क्या ये सब ठीक है? क्या ये सब ऐसे ही चलते रहना चाहिए? ये जो बच्चे हैं जिन्हें न ठीक से खाना मिलता, न शिक्षा और न ही बीमार पड़ने पर अच्छी दवाई, वो कहाँ तक आगे बढ़ पाएंगे?
कहाँ तक अपने और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल पाएंगे। और जब इनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी तो फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादा गरीबी, ज्यादा बच्चे, फिर और ज्यादा गरीबी, और ज्यादा बच्चे, और ऐसे करते 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 बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ती और फैलती जाएगी। आपको क्या लगता है कि आने वाले 20-30 सालों में जो इंडिया की पॉपुलेशन 20-30 करोड़ तक बढ़ेगी वो अमीर लोगों के या कम से कम समृद्ध परिवार के बच्चे होंगे? बिल्कुल नहीं। वहाँ जागरूकता फैल चुकी है, ये ज्यादातर गरीब लोगों के ही बच्चे होंगे। तो बताइए, हम अपनी आबादी बढ़ाकर देश में गरीबी नहीं बढ़ा रहे? अरे हमारे देश में छोरा और छोरी कम है के जो और बढ़ाना है? तो आबादी अब रुकनी चाहिए, और रुकनी क्या, कम होनी चाहिए। तभी तो हम जितने लोग हैं उन्हें गरीबी से बाहर निकाल पाएंगे और 80 करोड़ लोगों को राशन देने के झंझट से मुक्त हो पाएंगे। हाँ, क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी कोई छोटी समस्या थोड़ी है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2022-23 में 15 साल के ऊपर के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% था। और इसमें जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो शामिल नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। इसके बावजूद उतना था। और ये डेटा भी कोई एग्जैक्ट नहीं है। अभी एक दूसरे डेटा में जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा रिलीज किया गया था उसमें ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.2% था 2024 में। अब क्या कहा जाए इसमें, लेकिन मोटा मोटी हम ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कुछ परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो है इंडिया में। लेकिन अब आइए प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, आपको क्या लगता है कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो अपनी जॉब से या काम से बहुत खुश हैं? जो व्यक्ति कहीं ठेला लगाता है, सड़कों पर घूम घूम कर कड़ी धूप में कुछ सामान बेचता है, या किसानों या मजदूरों को ही ले लीजिए जो बहुत ही कम पैसों में इतनी मेहनत करता है, वो सारे काम एक अच्छे करियर की तरह माने जाने चाहिए। सरकार तो उन्हें लिस्ट कर देगी कि हाँ ये व्यक्ति एम्प्लॉयड है, लेकिन क्या सच में वो उसका पसंदीदा काम है या उसे वो सिर्फ मजबूरी में करना पड़ रहा है? और ये इंडिया की, मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, लगभग आधे से ज्यादा एम्प्लॉयड लोगों की कहानी है जिन्हें ऐसा काम करना पड़ता है जिससे उन्हें खुशी नहीं मिलती। और हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो हर जगह होते हैं। लेकिन हम में से कोई अपने भाई बहन, बेटा बेटी या दोस्तों को आगे चलकर ये सब काम करते देखना चाहेगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं। तो अब बताइए कि जब इसी समय इंडिया में जॉब मार्केट की ये हालत है तो जब पॉपुलेशन और बढ़ेगी तब क्या होगा? कहाँ से आएगा 2 करोड़ रोजगार हर साल? लोग आबादी बढ़ाते जाएं और वो सबको रोजगार देते जाएंगे, ये कैसे मुमकिन है? और अब तो एक और खतरा आ रहा है, नहीं आ गया है, एआई और ऑटोमेशन। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 20 to 40% ऑफ द इंजीनियरिंग टास्क ऑटोमेट हो जाएंगे आने वाले सिर्फ 10 सालों में। और ये सिर्फ रिप्लेस ही नहीं बल्कि रिड्यूस भी बहुत तेजी से कर सकता है लोगों को। पहले जहाँ एक काम को करने में 10 लोग लगते थे, इसकी मदद से वो काम अब सिर्फ एक आदमी द्वारा किया जा सकता है। तो ये छोड़िए कि इस पर विचार किया जाए कि आगे जब आबादी बढ़ेगी तो न्यू जॉब्स कैसे क्रिएट करनी है। अभी तो इस पे विचार कीजिए कि जितनी जॉब अभी अवेलेबल हैं उन्हें कैसे बचाया जाए, कम ना हो जाए कहीं। और मुझे पता है कि एआई और टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ नई जॉब क्रिएट होंगी, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम होगी जितना वो खत्म करेगा उसके मुकाबले। और इसमें भी एक समस्या ही है कि इन सब हाई एंड और टेक्निकल जॉब्स के लिए स्किल्स और नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गरीबी भी बढ़ती जाएगी, और जब इतने सारे लोग गरीब होंगे तो अच्छी एजुकेशन कैसे अफोर्ड कर पाएंगे और इन नई नौकरियों में कैसे जा पाएंगे? तो बात वही है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो एक नहीं 1000 तरीके की समस्याएं खड़ी होंगी, और वो भी आठोर से। और आप ये भी जानते हो कि अगर लोगों को करने के लिए अच्छा काम नहीं रहेगा तो ये तो भूल ही जाइए कि देश की इकोनॉमी में थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, बल्कि उल्टे देश में अस्थिरता आने लगेगी। क्योंकि खाली दिमाग सिर्फ शैतान नहीं बल्कि भूत चुड़ैल पिशाच सबका घर होता है। ढंग का काम न होने की वजह से कुछ लोग तरह तरह के नशे का शिकार हो जाएंगे, कुछ लोग डिप्रेशन का, कुछ लोग कानूनी जुर्म करने लगेंगे, तो कुछ लोग जाना माना जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, पशु क्रूरता आदि। बाकी बच्चे जितने लोग हैं वो जैसे हैं वैसे अपना जीवन काट लेंगे। तो बताइए, हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं क्या? और हो सकता है कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना न हो, फिर भी इसके बेस्ट से बेस्ट सिनारियों में भी जो घटेगा उसी लोगों के लिए एक अच्छा जीवन तो नहीं कहा जाना चाहिए। तो अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये सब नहीं देना चाहते तो आबादी तो कम करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे हम कितने ही डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्यों न ले आए। और ये एक और बात भी है कि चलो हम अपने आने वाली पीढ़ी को गरीबी और बेरोजगारी आदि चीजों से बचा भी ले किसी तरह, लेकिन क्लाइमेट चेंज से कैसे बचाएंगे? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ अपने बीच होने वाली परेशानी की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तो जिस पर बोझ हम हैं उसकी बात तो करना बाकी है, धरती की। भाई, जिस घर में आप रहते हैं उसे साफ सुथरा और संभाल कर रखते हैं या नहीं? रखते हैं ना? तो जब बात प्रकृति पर आती है
तब हम पीछे क्यों हट जाते हैं, क्योंकि हमारा असली घर तो वही है। पिछले कुछ दशकों में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरता जा रहा है, लेकिन ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जन समाज में लगभग इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही। और मेरे लिए इसमें चौंकने वाली कोई बात भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में चर्चा सिर्फ पैसे, राजनीति और शादी विवाह के मुद्दों पर ही होती है। क्लाइमेट चेंज तो बहुत दूर का मुद्दा है, लेकिन आज इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। 1880 से लेकर अब तक ग्लोबल मीन सी लेवल 8 से 9 इंच तक बढ़ गया है, सिर्फ ग्लेशियर और आइस के पिघलने के कारण, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल पर पाया जाता है। और ये 8 से 9 इंच छोटी संख्या नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे कोस्टल एरिया पर बसे शहरों के डूबने तक का खतरा है, जैसे कि मुंबई। और अभी पिछला साल ही यानी 2024 इंडिया का हॉटेस्ट ईयर यानी सबसे गर्म साल था, जब से इस पैमाने को रिकॉर्ड करना शुरू किया गया था 1901 से ही, जिसका एवरेज टेम्परेचर 25.75 डिग्री सेल्सियस था, हाईएस्ट इन 123 ईयर्स। और 2023 में दिल्ली दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी डिक्लेयर किया गया था एक स्विट्जरलैंड बेस्ड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ग्रुप के द्वारा। और उसी में इंडिया दुनिया का थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री भी था, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद। अब बताइए, ये गंभीर मुद्दा है या नहीं, और इस पे बात होनी चाहिए या नहीं। और मुझे ये भी पता है कि अभी शायद आपको ये उतना जरूरी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अगर ओशन लेवल बढ़ रहा है तो आप अभी नहीं डूब रहे हैं। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको अभी नहीं फील हो रहा, आप एसी चला लेंगे। हवा पॉल्यूटेड हो रही है तो आप अभी अस्थमा के मरीज नहीं हो जाएंगे। इन सब के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यही मेन दिक्कत भी है कि अगर एक बार वो टाइम आ गया कि अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है और सबको दिखाई दे रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तब तक उसे ठीक करने का टाइम चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो आखिर ये सब हो किस वजह से रहा है? ये सी लेवल, ग्लोबल टेम्परेचर, ये पॉल्यूशन आदि चीजें बढ़ किस वजह से रही हैं? ग्रीन हाउस गैसेस और डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और ये दोनों चीजों का मतलब तो आपको पता ही होगा। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा, ये वातावरण में जाकर सूरज से आई हुई हीट को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे क्लाइमेट गर्म होने लगता है और उसकी वजह से ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स शुरू होने लगते हैं। सी लेवल का बढ़ना, ग्लोबल टेम्परेचर का राइज होना या एयर पॉल्यूशन। और इंडिया एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर भी था 2024 में, ऑफकोर्स ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से। ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा कंजम्पशन, ज्यादा एमिशन। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो एक उम्मीद बचती भी थी, चलो कुछ नहीं तो इतने सारे पेड़ और जंगल है ना, ये उन गैसों को अपने अंदर सोख कर बैलेंस बना देंगे, वो भी खत्म हो जाती है। यानी पहली बात तो हम पॉल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, और ऊपर से जो उस पॉल्यूशन को रोक सकता था, हम उसे भी जिंदा नहीं छोड़ रहे हैं। यूके बेस्ड कंसल्टिंग फर्म यूटिलिटी बीडर के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करने वाला कंट्री था 2015 से 2020 के बीच में। और डिफॉरेस्टेशन भी किस लिए होता है? ऑफ कोर्स आबादी के कंजम्पशन के लिए। जितनी ज्यादा आबादी उतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन। तो सोचिए, जब अभी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और डिफॉरेस्टेशन की ये हालत है ज्यादा आबादी की वजह से, जो कि अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रहा है, तो आगे जब आबादी और बढ़ेगी तब तो राम राम राम। कितने शहर डूबेंगे जो कि समुद्र के किनारे बसे हैं। हवा पहले जैसी हवा, जहर बोली जहर। गर्मी का मौसम गर्मी का नहीं, आग का मौसम होगा। और इसके साथ ही साथ लॉस ऑफ स्पीसीज, हेल्थ रिस्क, इकोनॉमी डाउन, फूड चेन डिस्ट्रक्शन आदि चीजें तो अगल बगल रहेंगी ही। और क्या हम इस चीज को रोक सकते हैं? लगभग नहीं। साइंटिस्ट ने हमें चेताया है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए अंतिम तिथि यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न साल 2035 तक ही है। यानी वहां तक इसे रोकने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और आपको क्या लगता है कि हम रोक पाएंगे? अजी घंटा, जितना टाइम बचा है अभी से लेकर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बीच, उतना तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पेपर के फॉर्मेट समझने का समय है, वो तो यूं कट जाएगा। तो ये इस समय की हालत है। आगे जब पॉपुलेशन और बढ़ेगी तब तो और मजा आएगा। सोचिए, आपके कमरे में 10-10 एसी लगे हैं और वो सब मिलकर आपको ठंडा कर रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी है कि आपको ठंडा करते करते उनका पिछवाड़ा गर्म हो जा रहा है। तो इन सारी चीजों को रोकने का सबसे इफेक्टिव तरीका पॉपुलेशन को कम करना ही हो सकता है, क्योंकि कंजम्पशन तो हम कम करने नहीं वाले, और जितनी जनसंख्या अभी है उतने पर तो क्लाइमेट चेंज रुकने नहीं वाला। तो पॉपुलेशन तो कम करना पड़ेगा। अब हमारे दो से काम नहीं चलने वाला। अब लानी पड़ेगी वन चाइल्ड पॉलिसी। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे दो वाला भी कहाँ सफल हुआ है, तो इसका क्या ही कहा जाए। तो इस वीडियो का पूरा सार यही है कि अगर हमें इंडिया के हर एक इंसान को एक सम्मानजनक जीवन जीते देखना है, सबको गरीबी से बाहर निकालना है, सबको रोजगार नहीं अच्छा रोजगार देना है, और इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात,
अगर पृथ्वी को बचाना है तो पॉपुलेशन कम करने से अच्छा और आसान रास्ता और कुछ नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरी समझ है। और हाँ, ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि अगर पॉपुलेशन कम होने लगी तो हमारे ऊपर कोई खतरा आ सकता है, हम विलुप्त हो सकते हैं। आपको लगता है? इंसान दुनिया के हर एक प्रजाति को विलुप्त कर सकता है, लेकिन अपनी प्रजाति कभी विलुप्त नहीं होने देगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और यार, हम इंसान हैं, जानवर थोड़ी ये अपनी आबादी के दम पर लड़ेंगे। और यहाँ तक भी हम जो आए हैं ना, अपने बुद्धि के दम पर आए हैं, आबादी के दम पर नहीं। तो पृथ्वी बचाओ, आबादी घटाओ। सेव अर्थ, स्टॉप बर्थ।